नमस्कार। टॉपिक है हमारा राजस्थान के इतिहास के मुख्य सोर्सेस, मुख्य स्रोत जिन्हें हम कह सकते हैं। राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बात कर भी चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य, स्थापत्य और चित्रकला, और वर्तमान कालीन प्रकाशित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट्स आदि। तो हम बात कर रहे थे पुरातात्विक स्रोत के विषय में। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में पुरातत्व सामग्री जो है, पुरातात्विक सामग्री, उसका एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। जो खोजों और खनन से मिलने वाली सामग्री है, उनके अध्ययन के द्वारा हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत सी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक सोर्सेस को हम निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शिलालेख, दानपत्र या जिसे ताम्रपत्र भी कहा जाता है, सिक्के और जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, प्राचीन भग्नावशेष, और स्मारक जो मॉन्यूमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं पुराने समय के। शिलालेख के विषय में बात कर रहे थे हम लोग। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है शिलालेख। बहुत सारे शिलालेख राजस्थान के इतिहास से संबंधित हमें प्राप्त हुए हैं, अलग अलग भाषाओं से संबंधित है, और इन शिलालेखों से हमें उस समय की, उस काल विशेष की बहुत सारी जानकारियाँ, चाहे वो शासक से संबंधित हो या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हो, धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन से संबंधित हो, तो इन तमाम तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए शिलालेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख जो राजस्थान के इतिहास के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यूँ तो बहुत सारे शिलालेख हमें मिले, तो हम कुछ ही शिलालेख यहाँ पे ले पाएंगे। शुरुआत करते हैं बिजौलिया का शिलालेख। राजस्थान के इतिहास की अगर हमें पृष्ठभूमि जाननी है तो उसके लिए बिजौलिया का शिलालेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये मिला है बिजौलिया नामक स्थान से। बिजौलिया गांव के पास में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर, उसके पास ही एक चट्टान पर उत्कीर्ण ये शिलालेख हमें प्राप्त होता है। समय जो है इसका 1170 ईस्वी का माना जाता है, फरवरी 1170 ईस्वी का, विक्रम संवत 1226। तो 12वीं सेंचुरी के इतिहास के लिए, 12वीं शताब्दी के इतिहास के लिए ये लेख अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत भाषा में है, पद्य है इसमें 13, और इस लेख में मंदिर निर्माण की जानकारी तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो सांभर और अजमेर का जो चौहान वंश था, उसकी शासकों की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख किया गया है। इस लेख की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है, तो उनकी जाति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, ऐसा इस शिलालेख के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही साथ जो बिजौलिया का शिलालेख है, उससे हमें बहुत सारे प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। समय के साथ साथ जो नाम परिवर्तन हो जाते हैं, तो पुराने नाम उन जगहों के क्या थे, इस तरह की तमाम जानकारियाँ, बहुत सारे जगहों के नाम हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाबालीपुर, जिसे अभी हम जालौर के नाम से जानते हैं। सांभर को उस समय में शाकंभरी के नाम से जाना जाता था, शाकंभरी। इसी तरह से भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। तो 12वीं शताब्दी के इतिहास के लिए राजस्थान के जो भी जनजीवन था, धार्मिक स्थिति थी, साथ ही साथ भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हमको बिजौलिया की शिलालेख से प्राप्त होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो है नेमिनाथ, आबू के मंदिर की प्रशस्ति। ये मिला है आबू के पास देलवाड़ा गांव के जो नेमिनाथ का मंदिर है, उसमें ये प्रशस्ति हमें मिलती है। प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा में जो काव्य लिखा जाता है। ये जो प्रशस्ति, ये मंदिर के जो निर्माता थे तेजपाल, उन्होंने ये प्रशस्ति लगवाई थी। इस प्रशस्ति से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। आबू के आसपास जो मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात है, उनके क्षेत्रों पर शासन करने वाले जो राजवंश था, परमार राजवंश, उसकी उपलब्धियों के साथ साथ हमें इस मंदिर के निर्माता जो है वास्तुपाल और तेजपाल, उनके वंशजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये जो इसका पीरियड है 1230 ईस्वी का, विक्रम संवत है 1287 ईस्वी का। इस लेख से उस समय की बहुत सारी जानकारियाँ, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमको प्राप्त होती है।
उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट शिलालेख हम लेते हैं, सुंडा पर्वत का शिलालेख। ये जो शिलालेख है ये जोधपुर में है। जोधपुर के जसवंतपुरा गांव से 10 मील की दूरी पर है। 2 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण किया गया है। इस लेख का जो मुख्य संबंध है, यानी जिसके बारे में ये बात करता है, वो है चाचिक देव चौहान। लेकिन इससे हमें चाचिक देव के पूर्वज और साथ ही साथ पड़ोसी जो शासक थे उनके नामों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो जालौर का इतिहास लिखने में इस लेख का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है। राजनीतिक समस्याओं के बारे में डिस्कस किया गया है, राजनीतिक संबंधों की जानकारी भी मिलती है, साथ ही साथ उस समय के सामाजिक जीवन के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है हमें सुंडा पर्वत के शिलालेख से। इसका समय 1262 ईस्वी का है। विक्रम संवत 1319 का ये शिलालेख है। उसके बाद बात करते हैं चीरवे का शिलालेख। ये जो लेख है ये उदयपुर से लगभग 8 मील की दूरी पर चीरवा गांव है, उसके मंदिर के बाहरी द्वार पर ये लगा हुआ हमें प्राप्त होता है। ये जो लेख है ये 36 पंक्तियों का है, लिपि इसकी नागरी है और इसमें लगभग 51 श्लोक है। इस लेख से हमें मेवाड़ में जो गुहिल वंशी शासक थे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। महाराणा समर सिंह तक का जो समय है उस समय तक की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो मेवाड़ के पड़ोसी क्षेत्र है, मालवा, गुजरात, मरू और जांगल जो प्रदेश हैं, उनके भी राजनीतिक विवरण की जानकारी मिलती है। इस लेख से उस समय की ग्रामीण व्यवस्था किस तरह की थी, सती प्रथा के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में भी जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन की बात करें तो बहुत सारे जो पाशुपत संप्रदाय के योगी हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर की व्यवस्था किस तरह से की जाती थी, इस तरह की तमाम जानकारियाँ चीरवे के शिलालेख के माध्यम से प्राप्त होती है। ये जो लेख है ये 1273 ईस्वी का है, विक्रम संवत 1330। उसके बाद हम बात करते हैं श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। ये जो लेख है ये मेवाड़ क्षेत्र में है। एकलिंग जी जो स्थान है उससे 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थान पर ये लगा हुआ है। लेख की भाषा संस्कृत है। इससे हमें मेवाड़ क्षेत्र के जो महाराणा थे, हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल, उनकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ वहाँ जो रहने वाले भील जनजाति थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इनके जो पड़ोसी राज्य मेवाड़, गुजरात और मालवा, इनके जो आपसी संबंध थे, राजनीतिक संबंध, उसके विषय में भी जानकारी मिलती है। पीरियड इसका 1428 ईस्वी का है, विक्रम संवत 1485। उसके बाद बात करते हैं देलवाड़ा का शिलालेख। ये जो लेख है ये भी संस्कृत भाषा में है और कुछ जो पंक्तियां हैं इस लेख की वो मेवाड़ी भाषा में भी हमें प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक पंक्तियां संस्कृत में है, बाकी की जो पंक्तियां हैं वो वहाँ की जो मेवाड़ क्षेत्र की बोलचाल की भाषा है मेवाड़ी, उसमें प्राप्त होती है। काफ़ी बाद के समय का है, 1434 ईस्वी का है। 15वीं सेंचुरी के समय के राजस्थान की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस लेख से पता चलता है कि देलवाड़ा जो था उस समय व्यापार का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था। अब हम बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति जो है, रणकपुर नामक स्थान है, वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है ये। तो रणकपुर का एक मंदिर है, चौमुखा मंदिर, उसका एक स्तंभ है, उसके एक पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। 47 पंक्तियों का ये लेख है। इसमें संस्कृत और नागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ क्षेत्र के जो शासक हुए, बापा से लेकर कुंभा तक के बहुत से शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। खासतौर से महाराणा कुंभा की जो विजय हैं, उन्होंने जो अपना राज्य विस्तार किया, इसके विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ संदर्भ में उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषय जीवन जो था उसके विषय में भी हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। ये जो लेख है 1439 1439 ईस्वी का है। विक्रम संवत है इसका 1496। उसके बाद हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़ दुर्ग से मिली है हमें। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की जो शिलाएं हैं उस पर बहुत सारी शिलाओं पर हमें उत्कीर्ण बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। उन्हीं को हम सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर नष्ट हो गई हैं।
2 शिलाएं अभी हमें मिलती है। कीर्ति स्तंभ एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति यानी प्रशंसा में कहा गया काव्य है। प्रशस्ति में हमें मेवाड़ क्षेत्र के हमीर, खेता, मोकल, ये जो प्रारंभिक शासक है, इनकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है। उसके बाद कुंभा ने किस तरह से अपना विजय अभियान किया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा जो नए नए क्षेत्र जीते गए थे, सपाल, दक्ष, बसंतपुर, आबू, इन सबको जीतने के विषय में जानकारी मिलती है। उनकी सेना जिन जिन मार्गों से होकर गुजरी, तो उससे हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। उस समय के मार्गों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका उल्लेख भी किया गया, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती। तो 15वीं सेंचुरी के राजस्थान के इतिहास के लिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। उस समय के राजनीतिक इतिहास, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी इससे प्राप्त होती है। ये जो प्रशस्ति है 1460 ईस्वी की है, विक्रम संवत 1517। उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति। बीकानेर दुर्ग से मिली है हमको, दुर्ग के द्वार के साइड में लगी हुई ये प्रशस्ति बीकानेर के शासक रायसिंह के समय की मानी जाती है। संस्कृत भाषा में है। इसमें हमको बीकानेर दुर्ग का निर्माण किस तरह से हुआ था, बीकानेर के राठौड़ राजवंश के जो शासक हैं, बीका से लेकर रायसिंह तक की उपलब्धियों का विवरण इसमें प्राप्त होता है। इसमें रायसिंह के टाइम पीरियड की बहुत सारी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ये 1594 का है, 1594 ईस्वी का ये प्रशस्ति है। विक्रम संवत है इसका 1645। उसके बाद बात करते हैं आमेर का लेख। आमेर में कछवाहा राजवंश का शासन था, तो कछवाहा राजवंश के इतिहास के निर्माण में ये लेख अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक के नाम से संबोधित किया गया है। आमेर के बहुत से शासक पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह, इनका उल्लेख किया गया है। इस लेख में ये भी कहा गया है कि मानसिंह जो थे वो भगवंत दास के पुत्र थे। ये जो लेख है संस्कृत और नागरी लिपि में मिलता है। इसका टाइम पीरियड 1612 ईस्वी का है। विक्रम संवत है इसका 1669। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ये जो प्रशस्ति है ये उदयपुर में जगन्नाथ राय का जो मंदिर है उसके सभा मंडप के श्याम रंग के पत्थरों पर, काले पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। तो मेवाड़ के इतिहास की बहुत सी जानकारी मिलती। प्रशस्ति की जो शुरुआत है उसमें बाप्पा से लेकर सांगा तक के जो मेवाड़ के महाराणा हैं उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। काफी सीमा तक वो जो उल्लेख है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। कर्ण सिंह जो महाराणा थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जगत सिंह जो शासक थे उनके बारे में, उनकी विजय, उनके द्वारा जो सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य किए गए थे, पुण्य कार्य किए गए थे, उनका बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। ये जो प्रशस्ति है 1652 ईस्वी की है। अब हम बात करते हैं राज प्रशस्ति। ये जो प्रशस्ति है ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद जो झील है उसका जब निर्माण करवाया था, तो उन्होंने, उनके समय के कवि थे रणछोड़ भट्ट, उन्होंने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की थी राज सिंह के आदेश से। और ये जो महाकाव्य है इसी को 25 बहुत बड़ी बड़ी श्याम रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर ये जो झील थी राजसमंद झील उसके तट पर लगवा दिया गया, जो आज भी हमारे पास उपलब्ध है। और ये जो काव्य है इसी महाकाव्य को राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सर्वाधिक बड़ा शिलालेख है, तो इस दृष्टि से भी राज प्रशस्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, लेकिन बहुत सारे स्थानीय और फारसी भाषा के शब्दों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। प्रशस्ति का जो प्रारंभ है उसमें मेवाड़ के प्रारंभिक महाराणाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। फिर महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप, इनके बारे में विवरण मिलता है। बहुत सारी राजनीतिक घटनाओं के विषय में हमको जानकारी मिलती है, जैसे कि महाराणा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच के जो संबंध थे, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है, उसमें शक्ति सिंह की भूमिका के विषय में बात की गई है। इसके बाद के समय की बात करें तो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य जो संधि की गई थी उसका विवरण मिलता है। उसके बाद महाराणा कर्ण सिंह और शाहजहां जो मुगल बादशाह थे उनके संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है। और उसके बाद राज सिंह के समय जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनके साथ जो संबंध थे, इन सब का विस्तार से विवरण
किया गया है। साथ ही साथ महाराणा राज सिंह के सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य, उनके द्वारा की गई विजय, इन सब की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। तो 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी की हिस्ट्री के लिए साथ ही मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और इकोनॉमिक हिस्ट्री के विषय में हमें इससे पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति का जो समय है वो 1676 ईस्वी का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है राज प्रशस्ति का राजस्थान के इतिहास में। तो ये कुछ प्रमुख शिलालेख हैं जो राजस्थान के इतिहास के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम फारसी भाषा के शिलालेख और जो पुरातात्विक सोर्स हमारे रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। शिलालेखों के अलावा जो सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे कि दान पत्र हुए, सिक्के हुए, जो मॉन्यूमेंट्स हमको मिलते हैं, पुराने खंडहर या जो भी स्मारक हमें मिलते हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।